क्वेश्चन दिया गया है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखो आपको बता दें कि जो विस्थापन अभिक्रिया कहें या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहें, दोनों बातें सेम, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, विस्थापन या फिर एकल विस्थापन दोनों बातें सेम है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कहे भाई एकल विस्थापन बताइए, तो अभी आपको विस्थापन वाली ही डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि उसी को ही विस्थापन को ही एकल विस्थापन कहते हैं। ओके, द्विविस्थापन वो अलग बात है। ठीक है, वो अलग चीज है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं विस्थापन क्या है। अच्छा देखो, ये जो है इनकी रिएक्शंस लिखने के, या कभी कभी पूछता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये द्विविस्थापन है या फिर एकल विस्थापन, ये पहचानने में भी आता है, पहचानने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी से, यानी कि इसका जो मेन मूल चीज है वो है रिएक्टिविटी से, यानी कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो आएगी कैसे, हमने इसका वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अब वहां जाकर देख सकते हैं। उसकी मैंने ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि कौन एलिमेंट, कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है एग्जांपल में जिंक और कॉपर। अब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गया, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे जिंक सल्फेट, आगे जो प्रोडक्ट बना, फिर कॉपर यहां से निकल गया। ठीक, कॉपर यहां से निकल गया। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी? इस चीज का पता तुम्हें तभी पता चल पाएगा तब जब तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कॉपर इज लेस, यानी कि कम रिएक्टिव होता है जिंक से, यानी कि जिंक से कॉपर कम रिएक्टिव होगा। जब कम रिएक्टिव होगा तो इसे हटा नहीं पाएगा। रिएक्टिव मतलब होता है सक्रिय या फिर क्रियाशील, तो कॉपर कम क्रियाशील होता है, जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है, तो कॉपर इसे नहीं हटा पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जिंक की रिएक्शन मैंने कॉपर सल्फेट से, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव था ना, इसलिए कॉपर को हटा दिया और यहाँ पे उसका जगह उसने घेर लिया। तो ये मुझे कब, अगर मान लीजिए वहां पे पेपर में उल्टा रिएक्शन लिख दिया, तो आप रिएक्शन बना दोगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, गलत हो जाएगा। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज पहले जाइए, वहां पर देखिए, उसकी ट्रिक को समझिए, और फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन फटाक चुटकियां बता देंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण या यौगिक विलयन से विस्थापित कर देता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहती है। यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कि जिंक, मैं यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट एक यौगिक, ये अच्छा इसमें जो रिएक्शन होती है, एक तत्व होता है, ध्यान रखना, तत्व, और यहाँ पे एक यौगिक होगा। ठीक है, एक यौगिक होगा, फिर उधर भी एक यौगिक बनेगा और एक तत्व बनेगा, यही इसका जनरल फॉर्मूला। अगर जनरल इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, तत्व प्लस यौगिक, फिर यहाँ पे यौगिक प्लस तत्व, ऐसा चीज बनती है। तो ये हो गया तत्व हमारा कौन सा, जिंक, फिर यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक, और फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट, फिर कॉपर बनेगा। अब यहाँ पे जो ये अधिक अक्रियाशील है, कॉपर कम अक्रियाशील है, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पे, फिर इस तरह क्लोरीन, फिर पोटेशियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। अच्छा यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे Cl2, तो Cl2 ऐसे लिखा था, Cl2 ऐसे नीचे लिखा था, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर बराबर में लिखे, बराबर में नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत चीज है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो क्लोरीन और आयोडीन, अब दोनों नॉन मेटल्स हैं। अब क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, इसलिए यहाँ से क्लोरीन ने यहाँ पे आयोडीन पे अटैक किया और आयोडीन को यहाँ से हटा दिया और उसका जगह ले लिया, यानी कि अब पोटेशियम के साथ यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, और आयोडीन यहाँ पे देखो निकल गई, I2 ऐसे लिखा जाएगा, I2। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे बन गया क्लोरीन। अब यहाँ पे ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें क्या होगा, फ्लोरीन होगा, है ना, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। हैलोजेंस में क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो यौगिक होते हैं, इधर भी एक यौगिक होगा, फिर इधर भी एक यौगिक होगा, उधर भी दो यौगिक। अब उनके बीच आयंस, अगर ये एक यौगिक को आयंस में ब्रेक करोगे तो ज्यादातर दो या दो से अधिक आयंस मिलते हैं, तो आयंस का क्या होगा, इंटरचेंज, इसके मान लीजिए दो आयंस मिले, इसके दो आयंस मिले, तो इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव आयन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, और फिर जाके क्या बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इसको फिर डेफिनेशन पढ़ते सब समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, और इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा ऐसे Cl2। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड को ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, Ba2+।
ठीक है। Ba2+ क्लोरीन को क्या लिखूंगा यहाँ पे Cl माइनस, फिर Na2SO4 तो यानी कि Na+ लिखूंगा और SO4 2 माइनस लिखूंगा, SO4 2 माइनस। ठीक, अब होगा क्या, मैंने आयंस में ब्रेक कर दिया। अब इसके 2 आयंस हो गए और इसके 2 आयंस हो गए। अब इसका जो पॉजिटिव होगा इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा और इसका जो नेगेटिव इसके पॉजिटिव जुड़ जाएगा। अब ये दोनों मिलके ये आपस में मिलके एक यौगिक बना लेंगे, ये दोनों आयंस आपस में मिलके यौगिक बना लेंगे। अब यौगिक बनाने का तरीका भी होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आयंस में कैसे प्रयोग, तो आपको पहले आयंस याद होने चाहिए। देखो ये समीकरण बनाना कोई कठिन बात नहीं है, आपको सिर्फ आयंस याद होने। क्लास 10 तक समीकरण बनाना कोई कठिन बात नहीं। आपको अगर अभिकारक की तरफ दे दिया गया है उत्पाद, आप ऑटोमेटिक बनाने में गारंटी ले सकता हूं बना से, बस सिर्फ आपको आयंस याद होने चाहिए। और आयंस कहां से याद होंगे, आपको हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको आयंस की बहुत सारी लिस्ट मिलेगी, बहुत सारे आयंस की पूरी लिस्ट है। आप वो इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश हिंदी सब सेम है क्योंकि उसका नाम सेम ही होगा। ऐसे इसका सोडियम है तो सोडियम चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, बात वही होगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश कुछ मैटर नहीं करता, इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, दोनों में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आयंस याद होंगे, आप जो फॉर्मूला है उसको आयंस में ब्रेक कर पाएंगे और फिर आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और नए कंपाउंड बना लेंगे। तो ये मैंने 2 चीजें आपको बता रखी, एक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, दूसरा है सारे आयंस। जितने भी इंपॉर्टेंट आयंस है वो सारे याद कर लीजिए। आप पूरी जो चैप्टर का फर्स्ट है, यानी कि बहुत सारी केमिस्ट्री पे आपकी पकड़ बन जाएगी, ये पक्का 100% बता सकता हूँ। ठीक है, तो बेरियम और सल्फेट मिलेगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पे अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की बात करूँ तो सिल्वर AgNO3, तो आपको पता होना चाहिए कि Ag होता है प्लस और NO3 होता है माइनस। ठीक, NO3 माइनस। फिर NaCl पता होना चाहिए, Na होता है प्लस और Cl होता है माइनस। फिर से यहाँ पे दोनों आयंस ब्रेक कर दिए, अब AgCl के साथ मिलेगा और सोडियम NO3 के साथ मिलेगा। देखो AgCl NaNO3 बन गया। बताई है आपको 2 चीज पढ़नी, कौन कौन सक्रियता श्रेणी। दूसरी हमने क्या बताया कि आयंस, जितने भी आयंस है वो सारे याद कर डालिए, फिर केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान लगेगी।